बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम टू अटेन द मैक्सिमम हाइट एंड द मैक्सिमम हाइट, ये फॉर्मूले आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए होंगे। कहाँ से आए और ये क्या होते हैं और लिमिटेशन क्या है, कहाँ लग सकते हैं कहाँ नहीं लग सकते, ये पूरा डिस्कशन आपका हो गया होगा। इसके अलावा पिछले लेक्चर में एक बहुत अच्छी बात आप लोगों ने ये सीखी होगी कि हॉरिजॉन्टल रेंज लेवल टू लेवल की प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम तब होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू 45 डिग्री हो, और वो मैक्सिमम रेंज होती है u²/g। बच्चों रेंज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये पढ़ी होगी कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा और थीटा, इन दोनों एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी अगर आपने u को सेम रखा तो। राइट, तो आगे बढ़े हम, इतना अगर क्लियर हो सबको तो बच्चों एक सवाल ये है कि ये है कोई लिक्विड, लेट्स से पूल है, और इस पूल में यहां एक बोट है, स्टेशनरी बोट। बोट कैसी है? स्टेशनरी। और बोट की लेंथ क्या है? बोट की लेंथ है 1 मीटर। 1 मीटर, बोट की लेंथ 1 मीटर। और जो बोट है बच्चों वो किनारे से 5 मीटर दूर है, जैसा कि डायग्राम में मैंने दिखाया है, 5 मीटर। और इस जगह यहां से कोई पर्सन इस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता है। जो पर्सन है वो किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता है, और उसने आपसे सजेशन मांगा। उसने कहा कि मैं कितने एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को फेंकूं। आपसे पूछा पर्सन ने कि मैं कितने एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को फेंकूं कि ये ऑब्जेक्ट बोट में जाकर गिरे। कहां जाकर गिरे? बोट में जाकर गिरे। उसके लिए मैं कितने एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को फेंक सकता हूं? तो लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, फाइंड ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड ऑल पॉसिबिलिटीज of angle of projection so that object will land in the boat, so that object will land in the boat। ऑब्जेक्ट जो है वो बोट में जाके लैंड करे, बोट में गिरे। उसके लिए आपको सभी पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताने हैं। हो गई लैंग्वेज? चलिए हाथ उठाइए, किससे बात कर सकता हूं? रेज योर हैंड प्लीज। तो बेटा अनम्यूट करेंगे। गुड आफ्टरनून बेटा। तो अगर ये पर्सन आपसे ये पूछता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं कितने एंगल पे फेंकूं कि ये बोट में गिरे, तो मुझे लगता है कि आप उसको ये कहोगे कि देख भाई ऐसा है कि कम से कम ऐसे जरूर फेंक देना, कम से कम ऐसे जरूर फेंक देना कि ये बोट के इस किनारे तक पहुंच जाए। सही, यस और नो? यस सर। इसका मतलब रेंज कितनी हो जाए? 5 मीटर। यस, तो आप कहोगे कि कम से कम ऐसे जरूर फेंकना कि रेंज 5 मीटर हो। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? R इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g 2 sin थीटा cos थीटा। R इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g, यस सर, 2 sin थीटा cos थीटा। और 2 sin थीटा cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। तो रेंज कितनी? यस सर, 5 u 10
जी की वैल्यू 10 sin 2 थीटा, दिस 10 इज कैंसल्ड, और ये जो एक 10 है ये लेफ्ट में पहुंचा डिवाइड में, 5/10 इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है बेटा, यस सर। 5/10 इज 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू sin 2 थीटा। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 30 की। sin 30। तो sin 30 is sin 2 theta, that means 30 is equal to 2 theta, that leads to 15 degree. Theta is equal to यस सर। 15 15 कर डिग्री। लो। थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, मतलब अगर हम 15 डिग्री पर इस ऑब्जेक्ट को फेंकें तो ये बोट के इस किनारे पर जाकर गिरेगा 15 डिग्री पर। जरा सब लोग जरा कमेंट बॉक्स में आके बताओ यस और नो। 15 डिग्री पे फेंकें तो ये इस किनारे पर जाकर गिरेगा, लेकिन आपने कल के लेक्चर में क्या सीखा था उस बात को जरा अप्लाई कर दो। क्या सीखा था कल? ऑब्जेक्ट को थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे, ऑब्जेक्ट को थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे, रेंज सेम होती है। इसका मतलब 15 डिग्री पे फेंको या 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 15, दैट मीन 75 पे रेंज सेम आएगी, तो रेंज 5 मीटर ही आएगी। ये बात समझ में आ गई? ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को 15 डिग्री पे फेंके या 75 डिग्री पे फेंके, ये ऑब्जेक्ट बोट के पहले वाले किनारे पर ही बिल्कुल जाकर गिरने वाला है। आगे चलूं, इसके बाद और क्या कहोगे आप उसको? उसने कहा फाइंड ऑल पॉसिबिलिटीज, आपको सभी पॉसिबिलिटीज की बात करनी है, आपको वो सारे के सारे एंगल बताने हैं जिन एंगल पे अगर ऑब्जेक्ट इस टाइम ये फेंक दिया जाए तो ये बोट में ही जाके गिरे। आपको सारी पॉसिबिलिटीज बतानी है। तो अभी हमने ये बताया कि आप 15 डिग्री पे फेंक दीजिए या 75 डिग्री पे फेंक दीजिए तो ये ऑब्जेक्ट जाके इस किनारे पर गिरेगा। ओके, एक बात बताओ और क्या कहोगे आप उसको? आपने कहा भाई कम से कम ऐसे फेंकना कि बोट तक पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे फेंकना कि यहां पहुंचे। इससे ज्यादा दूर फेंक दोगे तो बोट में नहीं गिरेगा। रिप्लाई करो, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर फेंकना? इतना दूर। इसका मतलब 5 और 1 6, इससे आगे मत कर देना। अगेन, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, तो r की वैल्यू 6, u 10 है, g की वैल्यू 10 साइन 2 थीटा, ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। बच्चों 6 अपॉन 10 लीड्स टू 3/5 विच इज साइन 2 थीटा। 3 अपॉन 5 साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 2 थीटा आ गया 37 डिग्री, और थीटा की वैल्यू आ गई 18.5 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 18.5 डिग्री, मतलब अगर 18.5 डिग्री पे फेंका तो 6 मीटर दूर गिरेगा, या 90 माइनस थीटा 90 माइनस 18.5 दैट इज 71.5 डिग्री। 18.5 पर फेंक दो या 71.5 डिग्री पर फेंक दो तो 6 मीटर पे जाके गिरेगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ बच्चों? फाइनल आंसर क्या हुआ इस सिचुएशन का? कंक्लूजन ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे 15 डिग्री पर अगर फेंकेंगे तो ये बोट के पहले वाले किनारे पर जाकर गिरेगा। ये बोट है, बोट के पहले वाले किनारे पर जाकर गिरेगा 15 डिग्री पे फेंका अगर यू स्पीड से। और अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को 18.5 पर फेंका तो फिर ये यहां जाकर गिरेगा। तो आप उसको ये सलाह दे रहे हो कि 15 डिग्री से
18.5 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पर फेंक दे। 15 डिग्री से 18.5 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे फेंक दे। अगर 15 डिग्री पे फेंकेगा तो यहाँ गिरेगा, और 18.5 डिग्री पे फेंकेगा तो यहाँ गिरेगा। 15 डिग्री से कम एंगल करेगा तो पानी में गिर जाएगा, और 18.5 से बड़ा हुआ तो बाहर फिर से पानी में गिरेगा, राइट। और हायर रेंज में बच्चों 15 का कोरस्पॉन्डिंग 90 माइनस 15 मतलब 75। अगर 75 डिग्री पे फेंका तब भी यहीं गिरेगा। अगर 75 डिग्री पे फेंका तब भी यहीं गिरेगा, और अगर 71.5 पे फेंका तो यहाँ गिरेगा। तो आपकी अगली सलाह 71.5 डिग्री से 75 के बीच में किसी भी एंगल पे फेंक दे। तो ऑल पॉसिबल एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, सारी की सारी पॉसिबिलिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, ये लीजिए ऑल पॉसिबल एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ गई। 15 डिग्री से 18.5 डिग्री, 15 डिग्री टू 18.5 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे फेंक दीजिए, या 71.5 से 75 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे फेंक दीजिए। ये ऑब्जेक्ट बोट में ही जाकर गिरेगा। जरा हाथ उठा के बता दीजिए बात समझ में आई कि नहीं। उसने कहा था सभी पॉसिबल एंगल बताइए जिसके लिए ये ऑब्जेक्ट बोट में गिरेगा। तो आप आंसर देंगे 15 डिग्री टू 18.5 के बीच के सारे एंगल, मतलब 15 डिग्री भी, 15.1 डिग्री भी, 15.2 डिग्री भी, है ना, इसलिए बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा 15 से 18.5 के बीच के सारे एंगल। ऐसे ही 71.5 डिग्री से 75 डिग्री के बीच के सारे एंगल, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट बोट में ही जाकर गिरेगा। आगे चलें, अगला सवाल बहुत ही फेमस सवाल अगला। बच्चों आप ये जानते हो कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, बशर्ते कि यू को सेम रखा जाए, लेकिन सिर्फ रेंज ही सेम होती है और कुछ नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका तो ये कुछ यहां जाकर गिरा। अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट को थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पर भी फेंक दिया होता तब भी ये ऑब्जेक्ट यहीं जाकर गिरता, है ना। तो आप देख सकते हो कि दोनों केसेस की क्या सेम है, रेंज। दोनों केसेस की रेंज सेम है, लेकिन मैक्सिमम हाइट भी सेम है क्या? डायग्राम में देख के बताना। मैक्सिमम हाइट भी सेम है क्या? नहीं ना। देखो ये मैक्सिमम हाइट अलग है, ये मैक्सिमम हाइट h1 है, और बेटा ये मैक्सिमम हाइट देखो अलग है, ये वाली, ये मैक्सिमम हाइट अलग है, ये h1 नहीं है, ये कुछ अलग है। तो मान लीजिए कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये है h2, बिल्कुल इसी लाइन में ही होगी, तो मैंने बस यहाँ बना दिया है तुम्हें दिखाने के लिए, ये है h2, है ना, वेरिएशन है ना। तो सवाल है फाइंड द रिलेशन between r h1 and h2. Find the relation between r h1 and h2. h1 h2 और r में रिलेशन बताना है। सवाल समझ में आ गया? एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हमने फेंका थीटा एंगल पे, तो वो ग्राउंड पे किसी जगह जाकर गिरा। फिर उसी ऑब्जेक्ट को उसी स्पीड से हमने फेंका लेकिन 90 माइनस थीटा एंगल पे, तो भी वो सेम जगह जाकर ही गिरा। तो दोनों केसेस में जो मैक्सिमम हाइट अचीव हुई h1 h2, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ रिलेशन पूछा है। r h1 और h2 का रिलेशन पूछा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन r h1 एंड h2। करें क्या बच्चों? जिन चीजों में रिलेशन पूछा गया है सबसे पहले उनका फॉर्मूला लिख लो। जैसे अगर आप h1 मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ फर्स्ट केस, है ना, h1 क्या है, h1 इस केस की मैक्सिमम हाइट है, इसकी।
तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, कल किया था ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का। भाई कल डिराइव किया था ना, पिछला लेक्चर देखने के बाद ही आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो इस केस में ये मैक्सिमम हाइट होगी। और दूसरा केस बेटा, एक्सपेरिमेंट सेकंड, केस नंबर 2, दूसरे केस में कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, जो भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसकी वैल्यू लिख दी। तो पहले केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था और दूसरे केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है। बोलिए बात समझ में आ गई। तो पहले केस में लिखा थीटा, दूसरे में लिखा 90 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं साइड में लिख रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है जी, साइन 90 माइनस, तो अगर समझ में आ गया तो ये वैल्यू क्या आ गई, h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। बेटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, पर ये स्क्वायर है तो इसलिए लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये h1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है और ये h2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो उसने कहा h1 और h2 का किसके साथ रिलेशन बताना है, r के साथ। तो जरा r और लिख लो कि r क्या होता है, यहीं पे लिख रहा हूं r क्या होता है। r होगा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जल्दी से यस सर लिख दो कमेंट बॉक्स में। जिन तीन क्वांटिटीज में वो मेरे से रिलेशन पूछ रहा है, पहले मैंने ये देखा कि इन तीन क्वांटिटीज की वैल्यू क्या होती है, और फिर मैं हिंट ढूंढने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इन तीनों में रिलेशन बताया जाएगा। थैंक यू फॉर द रेस्पॉन्स। तो प्यारे बच्चों, जरा स्क्रीन पर ध्यान देना और जो मैं कह रहा हूं उसको सुनना। रेंज का फॉर्मूला जब मैंने देखा तो उसमें लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब मैंने रेंज का फॉर्मूला देखा तो उसमें साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा लिखा है। वहां से मुझे हिंट मिला कि अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और रेंज के फॉर्मूले में भी साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में होता है। तो शायद मुझे रिलेशन मिल जाए। बोलो तुम्हें पॉइंट समझ में आया, थॉट प्रोसेस है ना। ऐसे थोड़ी कि मैं कुछ भी कर दूं और तुम कह दो हाँ हाँ सर हो गया। ये भी तो होना चाहिए कि जी आपने ऐसा क्यों किया, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे तो इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड नहीं करनी, ऐड नहीं करनी, सबट्रैक्ट नहीं करनी, आपको कैसे पता। तो मैंने कहा H1 H2 का R के साथ रिलेशन बताना है। मैंने तीनों इक्वेशन सामने लिख ली, H1 H2 और H3 तीनों सामने लिख ली। तो मैंने देखा कि जो तीसरी इक्वेशन है रेंज की, उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। इक्वेशन 1 में साइन थीटा है, इक्वेशन 2 में कॉस थीटा है, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई में कर दो तो साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो। इसीलिए कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड विद इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड विद इक्वेशन नंबर 2। बेटा लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड विद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइड विद राइट हैंड साइड। करते जाओ साथ साथ नोट। लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई की, राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई की। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसको हम लिख सकते हैं H1 H2 इज इक्वल टू H1 H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। रेस्पॉन्स चाहिए तब चलूंगा आगे। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं।
साइन स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा था, यू स्क्वायर भी 2 थे, 2g भी 2 थे। सही लिखा? थैंक यू। अगला स्टेप, h1 h2 इज इक्वल टू, ये जो लिखा है यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये जो लिखा है इसको क्या तुम अलाउ करोगे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं? कोई प्रॉब्लम किसी को? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। और अगला स्टेप, h1 h2 इज इक्वल टू h1 h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बचा? 2 इंटू 2 4। बोलिए, लिख सकता हूं क्या? रेस्पॉन्स प्लीज। यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा टाइम्स ऑफ 1/4। और इसे पहचानते हो क्या? पहचानते हो क्या इसे? यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो इक्वेशन नंबर 3, यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आर है। सो h1 h2 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। h1 h2 इज r स्क्वायर बाई 16। उसने कहा था रिलेशन बताइए, आप यहाँ छोड़ सकते हैं आराम से कि ये रिलेशन है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन होगा 16 h1 h2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन होगा 4 अंडर रूट h1 h2 इज इक्वल टू आर। बोलो, बात समझ में आ गई? ये सब एक ही तो बात है। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। तो उसने कहा था h1 h2 का r के साथ रिलेशन बताओ। एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंका, फिर 90 माइनस थीटा पे फेंका, दोनों केस में एक ही जगह जाके गिरता है, दैट वी नो। तो उसने कहा केस 1 में अगर मैक्सिमम हाइट h1 मिली और केस 2 में मैक्सिमम हाइट h2 थी, तो h1 h2 का रेंज के साथ रिलेशन बताओ। तो h1 h2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 16। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया और थॉट प्रोसेस भी समझ में आया, तो अगला सवाल आप खुद ट्राई कीजिए। ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, तो ये ऐसे जाके ग्राउंड पे गिरा। और इस प्रोसेस में जो टाइम लगा दैट वाज t1। t1 टाइम लगा। फिर जब इसी ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका, तो भी ये उसी जगह जाकर गिरा। और इस केस में जो टाइम ऑफ जर्नी है वो t2 है। और जहां जाकर ये गिरा उस पॉइंट की, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेंज, मतलब r। तो सवाल है फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r। शुरू हो जाओ जल्दी से। फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r। तो बच्चों, जिन चीजों में रिलेशन निकालना है पहले वो पता तो हो कि क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में डिराइव करवाया गया। केस नंबर 1 में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा बाई जी।
केस नंबर 2 में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाय g, और रेंज होगी u स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा रेंज। और उसने कहा इन तीनों चीजों में रिलेशन बताइए। तो आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह आपने कॉस थीटा लिख दिया है। T2 आपका आ गया, T1 आपके पास है ये रहा, T2 ये रहा और R ये रहा। तो सवाल ये उठता है कि कैसे बताऊं रिलेशन। तो जब मैंने रेंज का फॉर्मूला देखा तो उसमें मुझे दिखा कि भाई साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आर मिल जाएगा, शायद शायद, लेट्स सी। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विद इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड विद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइड विद राइट हैंड साइड, 2u sin थीटा बाई जी मल्टीप्लाइड विद 2u cos थीटा बाई जी। बच्चों T1 T2 इज इक्वल टू T1 T2 इज इक्वल टू, देखो, u इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाइड विद 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बचा? बचा ये 2 और ये g। और आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, आप क्या जानते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा रेंज का फॉर्मूला होता है। इसलिए T1 T2 इज इक्वल टू 2r बाई जी, क्योंकि g की वैल्यू 10 होती है, तो 2r बाई 10 मतलब T1 T2 इज r बाई 5, या 5 T1 T2 इज इक्वल टू r। इनमें से कुछ भी अगर आपने कहा तो वो सही जवाब होगा। जरा हाथ उठाइए कितने बच्चे सही थे। तनिष्क, रितिका, न्यासा, मदीहा, पीयूष एंड गोरांश। सार्थक, सिंप्लीफाई भी करना होता है ना बेटा, तो देखो कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा ये आंसर आया है। गॉट इट? बढ़ूं आगे? अगला सवाल देखो, बहुत ही बेसिक बेसिक अभी पूछ रहा हूं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। अगला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट is projected in such a way, an object is projected in such a way that its horizontal range is equal to maximum height attained by it. An object is projected in such a way that its horizontal range is equal to maximum height attained by it. Full stop. Find angle of projection. Find angle of projection. कितने एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया होगा? अटेम्प्ट करो बेटा। An object is projected in such a way that its horizontal range is equal to maximum height. तो जो वो कह रहा है उसको मैथमेटिकली लिख दो ना। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या सिंबल होता है? आर। इज इक्वल, इक्वल है किसके? इक्वल है
मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, एच मैक्स के। ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया कि जो एच मैक्स की वैल्यू है उतनी आर की वैल्यू है। तो आर क्या होता है बच्चों, क्या होता है आर का फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अभी याद नहीं हुए क्या फॉर्मूले, यू स्क्वायर जी कैंसिल्ड, देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल्ड, अरे साइन स्क्वायर थीटा है ना राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बचा 2 कॉस थीटा, राइट साइड में बचा साइन थीटा बाई 2। आप कह सकते हैं 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कह सकते हैं ना, या 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा 4 आ गया। आप आंसर यहां छोड़ सकते हैं टेन इनवर्स 4 पे, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है। मैं आपको पूरे साल पढ़ा पढ़ा के याद करवा दूंगा कि ये कितना एंगल होता है, ये बोनस है कि आप ये सीख जाएं। बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा 10 इनवर्स 4 76 डिग्री होता है, कोई नहीं पूछेगा, मैंने लिख दिया बस। आप तो अपना आंसर 10 इनवर्स 4 पे छोड़ सकते हैं। बोलिए ठीक है, कितने बच्चे सही थे, हाथ उठाओ। 10 इनवर्स 4 सही कंसीडर किया जाएगा। प्रखर, पीयूष, सार्थक, परिधि, तनिष्क, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, थीटा आ गया 10 इनवर्स 4। बच्चों अगला सवाल देखो, इसका मतलब समझोगे क्या तुम, देखो एक तो ना प्रैक्टिस, कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, देखना अगला सवाल क्या है, अ पर्सन कैन थ्रो सम ऑब्जेक्ट अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस of 50 meter. A person can throw some object up to a maximum distance of 50 meter. Full stop. Up to what maximum height? Up to what maximum height the same person can throw the same object? देखो मुझे ये लगता है सबसे पहले तो कि 50% स्टूडेंट तो इस सवाल का सही मतलब ही नहीं निकाल पाएंगे। वो इस सवाल का जो मतलब समझेंगे वो इस सवाल का एक्चुअल मतलब नहीं है। लेट्स सी आप इस सवाल का सही मतलब समझे क्या। अ पर्सन कैन थ्रो सम ऑब्जेक्ट अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट द सेम पर्सन कैन थ्रो द सेम ऑब्जेक्ट। जिन बच्चों को लगता है कि वो इस सवाल का सही मतलब समझ गए वो जरा हाथ उठाइए। जिनको लगता है कि वो इस सवाल का सही मतलब समझ गए हैं, तो मुदिता दत्त, प्रखर भटनागर और पीयूष प्रताप सिंह एंड तनिष्क, 4 बच्चों को लगता है कि वो इस सवाल का सही मतलब समझ गए हैं। अच्छा लेट्स सी, लेट्स सी। अभी पेन तो नहीं चला रहे हो ना रजिस्टर पे, सवाल बाद में सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे। पहले सवाल का मतलब समझ गए या नहीं ये तो देख लो। ये बताओ कि देखना तुम यही समझे क्या, ये ग्राउंड है,
तुमने इस पर्सन से कहा कि चल इसको दूर फेंक के दिखा, तो इसने जितना दूर ये फेंक सकता था फेंका, और ये 50 मीटर है। और ये पूछा गया है, सभी लोग हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, सब लोग सार्थक हाथ नीचे करो। हाँ, अब हाथ ऊपर उठाओ जिनको लगता है कि यही समझे तुम। यही समझे क्या जो मैंने स्क्रीन पे बनाया है? मुदिता और गौरांश ने कहा हाँ सर हम यही समझे, परिधि ने भी कहा यस, रितिका ने भी कहा यस, पुलकित सेज यस, तनिष्क गर्ग यस। तो बच्चों, ये इस सवाल का सही मतलब नहीं है, आप लोग गलत समझे। ये इस सवाल का सही मतलब नहीं है, सवाल दोबारा पढ़ो। अ पर्सन कैन थ्रो सम ऑब्जेक्ट अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एक पर्सन 50 मीटर दूर फेंक सकता है किसी ऑब्जेक्ट को। अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट द सेम पर्सन कैन थ्रो द सेम ऑब्जेक्ट। उसने ये नहीं कहा कि जब ये इसको 50 मीटर दूर फेंक सकता है तो इस बीच में मैक्सिमम हाइट क्या थी, ये नहीं कहा उसने। उसने ये नहीं कहा कि इस रास्ते की मैक्सिमम हाइट क्या थी, नहीं कहा। तनिष्क मैच करना। बच्चों, इस सवाल का क्या ये मतलब है? आओ मैं इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन बताता हूं, फिर बताना कि तुम में से किसी को लगता है कि ये सही मतलब है क्या। तो हम लोग ग्राउंड में पहुंचे और तुमने मुझे कहा कि लो सर ये ऑब्जेक्ट, देखें कितना दूर फेंक दोगे। तो मैंने इसको जितना दूर में फेंक सकता था फेंका, और ये 50 मीटर पे फेंका गया। आवाज आ रही है ना? 50 मीटर पे फेंका गया। फिर तुम बॉल उठा के वापस लाए, फिर मुझे पकड़ा दी कि चलो सर अब ये बताओ कि ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा फेंक सकते हो। अब ये बताओ सर कि ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा फेंक सकते हो। हाथ उठाओ कितने बच्चों ने ये मतलब समझा इसका। पीयूष, तनिष्कर्ग एंड प्रखर। जी हाँ, यही मतलब है इस सवाल का। अब पढ़ लीजिए दोबारा से, अब पढ़ लीजिए, ये है सवाल का सही मतलब। पढ़िए और देखिए कि पिछले वाला मीनिंग, पिछले वाला इंटरप्रिटेशन सही था या ये वाला। पढ़ो लैंग्वेज और देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। अ पर्सन कैन थ्रो सम ऑब्जेक्ट अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एक पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को 50 मीटर दूर फेंक सकता है। अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट द सेम पर्सन कैन थ्रो द सेम ऑब्जेक्ट। वही पर्सन उसी ऑब्जेक्ट को कितना ऊंचा फेंक सकता है। दूर फेंकने को कहा कि दूर फेंक के दिखाओ, तो वो ऐसे फेंकेगा कि दूर से दूर जाके गिरे। और जब कहोगे ऊंचा फेंक के दिखा तो वो सीधा आसमान की तरफ फेंक देगा। ऑब्लिक क्यों फेंकेगा? और उस केस में कितनी हाइट आएगी ये पूछा गया है। अब जरा हाथ उठा दो, बात समझ में आ गई, सवाल का मीनिंग समझ में आ गया? जल्दी से हाथ उठा दो अब सब। तो बच्चों ये बताओ कि जी नहीं, एक केस दूसरे से यहां रिलेटेड नहीं। तो केस नंबर 1 में उसने कहा कि एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये आर मैक्स की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? आर मैक्स की। और पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आर मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा दूर कोई ऑब्जेक्ट फेंकना है तो 45 डिग्री पे फेंका जाता है।
और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी आती है। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपने पिछला लेक्चर अभी नहीं पढ़ा है तो आप आज के लेक्चर में ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 10, तो यू स्क्वायर आ गया 500, इक्वेशन नंबर 1। यू स्क्वायर की वैल्यू मतलब ये जो भी पर्सन है ये किसी ऑब्जेक्ट को कितनी इनिशियल स्पीड दे सकता है, अंडर रूट 500। भाई जब आप कहोगे कि चलो दूर से दूर देख के दिखाओ, तो अपनी पूरी ताकत से फेंकेगा ना वो, जितना वो मैक्सिमम फेंक सकता है। तो बस उसके कंधे से इतनी पावर जनरेट होती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को अंडर रूट 500 मीटर पर सेकंड दे सके। अब उसी पर्सन को तुमने कहा कि चल अब सीधा फेंक के दिखा, तो अब ये काइनेमेटिक्स 1D का सवाल है, सीधा आसमान की तरफ फेंक देगा। और ऑब्जेक्ट कब तक ऊपर जाएगा? जब तक रुक ना जाए। ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर जाएगा जब तक रुक ना जाए, तो v हो जाएगा 0। और यू स्क्वायर अभी आपने निकाला 500, वही पर्सन, उसने कहा था द सेम पर्सन, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड देता है? अंडर रूट 500। तो वो पर्सन दोबारा अब ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो अंडर रूट 500 ही देगा। जब आप कहोगे ऊंचे से ऊंचा फेंक के दिखा, तो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। और जब वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा तो उसके कंधे से जो भी पावर जनरेट होगी उसकी वजह से ऑब्जेक्ट को अंडर रूट 500 मीटर पर सेकंड स्पीड वो दे पाता है। ऐसा केस नंबर 1 ने बताया। तो यू स्क्वायर को 500 पुट कर दिया और ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा। ए की वैल्यू माइनस जी होगी, ए की वैल्यू माइनस जी होगी। और एस जो है वही आपको निकालना है, जो बेसिकली यहाँ पे हाइट कहलाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 500 माइनस 20h, 20h इज इक्वल टू 500 और h की वैल्यू हो गई 25 मीटर। h की वैल्यू हो गई 25 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई? तो कोई पर्सन जो किसी ऑब्जेक्ट को 50 मीटर दूर फेंक सकता है, अगर उसी को ये कहा जाए कि इसको कितना ऊंचा फेंक सकते हो तुम, तो वो कहेगा 25 मीटर। और अब ध्यान से सुनना, अगर सवाल की लैंग्वेज ये रही होती, आंखें बंद करके ध्यान से सुनो, अगर सवाल की लैंग्वेज ये रही होती, अ पर्सन कैन थ्रो एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर अवे, what would have been the maximum height during the journey? What would have been the maximum height during the journey? बोलो अब सवाल का मतलब क्या है? अब सवाल का मतलब है इंटरप्रिटेशन 1। हाथ उठा के बोलो यस सर। इंटरप्रिटेशन 1, मैंने 2 इंटरप्रिटेशन बताई थी ना। पहले वाली वो गलत थी उस सवाल के लिए, है ना, लेकिन अब वो यहां सही है। एक पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को 50 मीटर दूर फेंक सकता है, रास्ते में मैक्सिमम हाइट क्या रही होगी? तो अब एच मैक्स का फॉर्मूला लगेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहां थीटा को आप 45 डिग्री पुट कर दोगे। बोलो बात समझ में आ गई? मैंने कहा अ पर्सन कैन थ्रो एन ऑब्जेक्ट अप टू अ हाइट 50 मीटर, अ पर्सन कैन थ्रो एन ऑब्जेक्ट अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस, सॉरी, मैं दोबारा बोल देता हूं सवाल, कुछ गलत तो नहीं लिख लिया। अ पर्सन कैन थ्रो एन ऑब्जेक्ट up to a maximum distance of 50 meter on the ground. What would have been the maximum height of this journey? तो अगर ये लैंग्वेज रही होती तो इसका मतलब उस जर्नी में, ये जो जर्नी है, इस जर्नी की मैक्सिमम हाइट क्या थी? फिर वो ये पूछ रहा है, आप कहते यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर आपने निकाली दिया 500, साइन स्क्वायर अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंक रहा है तो थीटा 45 रहा होगा, 2 इंटू जी, जी इज 10। तो 500 अपॉन 20, 500 अपॉन 20 साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर कर दिया, 0 से गया 0, 50 अपॉन 4 12.5। अब आंसर होता 12.5 मीटर। बच्चों कल मिलते हैं, यहां से आगे प्रोजेक्ट आए, कल पढ़ेंगे भी और प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही। थैंक यू।